गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था पीआरआई एंड पीआरओआई के बारे में, ठीक है, यानी कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बारे में अपन ने देखा था। और कुछ आरबीआई के ऑर्डर थे वो अपन ने देखा था, और साथ में ही अपन ने कुछ क्वेश्चंस को करा था। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसके बारे में। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो इस टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल डील इन ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। इसका मतलब है कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र या फिर उस डील नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को। इसका मतलब ये है, ठीक है, नॉट बीइंग एन ऑथराइज पर्सन, यानी कि आरबीआई ने कुछ लोगों को ऑथराइज कर रखा है, वो पर्सन ही डील कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को टू एनी पर्सन, ठीक है। मेक एनी पेमेंट टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं कर सकता पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यानी कि जो भी पीआरओआई है उसको आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके लिए भी आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में। रिसीव एनी पेमेंट बाय पीआरओआई, तो आप उससे जब आप पेमेंट नहीं कर सकते पीआरओआई को, तो आप उससे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते एक्सेप्ट थ्रू ऑथोराइज पर्सन। आरबीआई ने कुछ लोगों को ऑथोराइज कर रखा है, उसके जरिए करेंगे तो चलेगा। बाकी फेमा एक्ट के अंदर ये सारे रूल्स आपको मानने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर पहला रूल है कि कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज को। दूसरा रूल लिखा हुआ है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज का टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रिसीव एनी पेमेंट, आप कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप फॉरेनर से कोई भी पेमेंट आप रिसीव नहीं कर सकते। एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप ऐसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकते जो एक्विजिशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, यानी कि आपको कोई भी एसेट आउटसाइड इंडिया खरीदनी है तो आप खरीद नहीं सकते, इसका ये मतलब हो गया। अनलेस प्रोवाइडेड इन द एक्ट, अगर एक्ट के अंदर आगे जाके लिखा होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। या फिर आप परमिशन ऑफ आरबीआई, ठीक है, या तो एक्ट के अंदर लिखा होगा आगे जाके कि आप कर सकते हो, या फिर आपके पास आरबीआई की परमिशन है तो ही आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो आगे जाके अपन देखेंगे क्या क्या अलाउ है, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नो पीआरआई शैल एक्वायर होल्ड ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास नहीं रख सकते, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है, अनलेस प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यानी कि आगे जाके एक्ट के अंदर परमिशन मिलेगी आपको तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये सेम तरीके से आपके इनकम टैक्स के एक्ट की तरह ये चलेगा फैम एक्ट, यानी कि पहले इनकम टैक्स एंड जीएसटी में आपने देखा होगा मना कर दिए होंगे कुछ ट्रांजैक्शन को, उसके बाद नोटिफिकेशन आए होंगे, उसके बाद अलाउ कर दिए होंगे। ऐसे ही सेम फेमा के अंदर भी चलता है, पहले अभी यहाँ मना कर रखा है, बाद में एक लाइन लिख दिया अनलेस प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यानी कि बाद में बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन अलाउ है तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब पीआरओआई यानी कि एक फॉरेनर एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया के अंदर है। ही रिक्वेस्ट इज ब्रदर इन इंडिया टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम, वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने भाई को कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम भर दे उसकी। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये नॉट परमिटेड वाला ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ लिखा था मेक एनी पेमेंट टू पीआरओआई और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, आप फॉरेनर को पैसा तो नहीं दे रहे हो, ठीक है, पर आप उसके लिए भी पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया, पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट परमिटेड। अभी तक अपन ने देखा उसके हिसाब से, बाद में अलाउ होगा
क्या क्या चीज़ें अलाउ होगी ये अपन आगे जाके देखेंगे। तो ये आपके बुक के अंदर ये 2 टॉपिक दे रखे थे छोटे से, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। यहाँ से जैसा PRI एंड PRY इम्पोर्टेंट था, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक अपने लिए इम्पोर्टेंट है करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना। करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन क्या होता है? ट्रांसेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन नहीं है वो सब हो जाएंगे करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन। एंड इंक्लूड्स करंट ट्रांसेक्शन, करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी जो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 चीज़ें इंक्लूड होगी। पहला पॉइंट है पेमेंट ड्यू इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी पेमेंट आप करते हो फॉरेन में जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान है, तो वो आएगा करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जांपल दे दो, फॉरेन ट्रेड हो गया, जिस भी आइटम में आप डील करते हो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो हो जाएगा फॉरेन ट्रेड। अदर करंट बिजनेस एंड सर्विसेज, आपके करंट बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप क्लोथ फॉरेन के अंदर सेल करते हो, ठीक है, तब उससे रिलेटेड फ्राइट हो गया, तो वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, यहाँ शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ का टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, यानी कि आप कोई भी 6 महीने के लिए कोई बोरिंग उधार लेते हो, ठीक है, तो वो अलाउ है, ठीक है, वो आएगा करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन में। और इससे ज़्यादा हो गया तो वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पेमेंट ड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन्स नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स आएगा करंट अकाउंट में, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा करंट अकाउंट में। इसको आप सिंपल सा यूँ समझ सकते हो कि जनरली आपको जैसे समझना है, तो जिसका इम्पैक्ट PNL पे आता है तो वो सारे ट्रांसेक्शन हो जाएंगे करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन, और जिसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर आता है वो सारे ट्रांसेक्शन हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। लोन लेना कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन हो जाएगा। अब इसको आप समझ सकते हो, हमने PNL एंड बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बैलेंस शीट में आपने देखा होगा कि आप लोन लेते हो तो वो बैलेंस शीट पर उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। पर इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपके PNL में आएगा, तो ये हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन रेसिडिंग अब्रोड, यानी कि आप अपने पेरेंट्स स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए आप पैसा भेज रहे हो फॉरेन के अंदर, तो ये आएगा करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर और पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, और फॉरेन ट्रेवल के लिए या एजुकेशन एंड मेडिकल केयर के लिए, इसमें से किसी भी चीज़ के लिए आप पैसा भेज रहे हो फॉरेन के अंदर, तो वह आएगा करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन। मेन लाइन क्या है, जो ये तो अपन ने इंक्लूड्स के बारे में पढ़े, बाकी जो ट्रांसेक्शन कैपिटल अकाउंट नहीं है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन नहीं है, वो सब करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर आएंगे। अब अपन देखते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन कौन से होते हैं। ट्रांसेक्शन विच अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ PRI और अल्टर्स एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ PRY। ये आपको समझ तो आया होगा नहीं, इसको अपन ध्यान से समझते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम इन्वेस्ट करते हैं आपको जब तक समझ नहीं आता। पहला पॉइंट लिखा हुआ है थिंक एज इंडियन, यानी कि आपको पहला पॉइंट सोचना पड़ेगा, आप इंडियन हो उस हिसाब से सोचना। ऐसे ट्रांसेक्शन, अल्टर का मतलब होता है चेंज, ऐसे ट्रांसेक्शन जिसकी वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज होगा आउटसाइड इंडिया और PRI, ठीक है, आप PRI हो यानी कि इंडियन की तरह सोच रहे हो। ऐसे ट्रांसेक्शन जिसकी वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आएगा आउटसाइड इंडिया, जब आप इंडिया के बाहर जाओगे तब आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर चेंज आएगा, अफेक्ट होगा, वो सारे ट्रांसेक्शन हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। जैसे कि आप इंडियन हो, ठीक है, इंडिया में राजस्थान से लेकर आप महाराष्ट्र में कोई घर खरीद रहे हो,
राजस्थान को कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर घर खरीद रहा है, तो ये इसका तो फेमस से लेना कोई देना है नहीं, ठीक है। पर राजस्थान को कोई व्यक्ति लंदन के अंदर कोई हाउस खरीद रहा है, तो उससे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज में अल्टर होगा, यानी कि एसेट्स या तो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, लायबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी। अल्टर का ये मतलब है, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ आपकी एसेट्स बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप लंदन के अंदर, राजस्थान का कोई व्यक्ति लंदन के अंदर कोई घर खरीद रहा है, तो उसके एसेट पर इम्पैक्ट आएगा, दोनों में से किसी पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो रहा आउटसाइड इंडिया, ये लाइन भी पढ़ना, आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जाने के बाद, इंडिया के बाहर देखोगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज पर अल्टर हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, तो वो ट्रांसेक्शन आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर। दूसरा पॉइंट किसके हिसाब से लिखा हुआ है, थिंक एज फॉरेनर। अब आप अपने आप को एक फॉरेनर समझो, यानी कि आप समझ लो आप यूएसए के अंदर रह रहे हो, अमेरिका के अंदर रह रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यूएसए के अंदर अगर यूएसए का कोई फ्लैट खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका फेमस से कोई लेना देना ही नहीं। पर फेमस से लेना देना कब होगा, जब यूएसए का व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति राजस्थान, इंडिया के अंदर कोई घर खरीद रहा है, तो उसका अल्टर एसेट्स और लायबिलिटीज हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, और PROI, ठीक है। तो उसका एसेट्स और लायबिलिटीज में अल्टर चेंज होगा जब वो इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, एक इंडियन की तरफ से, फॉरेनर की तरफ से, ठीक है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन, ठीक है। ऐसे ट्रांसेक्शन जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज में अल्टर आएगा, ठीक है, या बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड इंडिया, एक में आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, PRI के लिए होगा आउटसाइड इंडिया, PROI के लिए होगा इन इंडिया, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज में अल्टर होगा, तो वो ट्रांसेक्शन आएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कैटेगरीज ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड कर रखे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन को। सेम ऐसे करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन भी देखेंगे, उसको भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, वो सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, पर एक बार अगर आप समझ गए इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन की 3 कैटेगरी, एक है प्रोहिबिटेड ट्रांसेक्शन, एक है रेगुलेटेड ट्रांसेक्शन, एक है फ्रीली परमिशिबल ट्रांसेक्शन। एक को आप नाम दे सकते हो रेड कलर, येलो, या आप कर सकते हो रेड, येलो, और इसको आप कर सकते हो ग्रीन। रेड मतलब मना है, प्रोहिबिट मना है, येलो मतलब आप परमिशन लेके कर सकते हो ये ट्रांसेक्शन, ग्रीन मतलब किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली करो। प्रोहिबिटेड ट्रांसेक्शन जो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, यानी कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता इन चीज़ों के अंदर। पहला चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, रियल इस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रेडिंग इन TDR, इन सब के अंदर कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। निधि कंपनी वही होता है, सब जने डोनेट करेंगे फिर एक को पैसा दे देंगे, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप सिर्फ MCQ पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हो। ट्रेडिंग इन TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये क्या होता है, राइट फॉर डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से बताऊं तो यू कैन ट्रांसफ़र योर राइट, यानी कि मान लो आपका घर है 4 फ्लोर का है, ठीक है, और आपके पास राइट है कि आप 2 और फ्लोर बना सकते हो, ठीक है, पर आप क्या कर रहे हो, बना नहीं रहे हो, और ये राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब और आपने पैसे, आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आप अपना राइट बेच रहे हो 2 फ्लोर और बनाने का। 4 फ्लोर बना रखे अपने घर में, आप क्या कर रहे हो, 2 फ्लोर बनाने का पास आपके पास राइट है, 2 फ्लोर और बना सकते हो, पर आप बना नहीं रहे हो, अपना राइट बेच रहे हो, तो आपको पैसे मिलेंगे और आपने ये राइट बेच दिया, तो ये वाली चीज़ मना है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स मना है, कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
नेक्स्ट है रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन्स, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो आप परमिशन लेके कर सकते हो। इसको पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे फ्रीली परमिशिबल ट्रांजेक्शन, यानी कि किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो। कौन सा ट्रांजेक्शन है इसमें? फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, अमोर्टाइजेशन यानी कि प्री पेमेंट ऑफ लोन या फिर रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, लोन चुका रहे हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं फॉरेन में आपका कोई लोन बाकी है, वो आप चुका रहे हो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको यूँ मत समझना कि आप राजस्थान का महाराष्ट्र में कर रहे हो, यहाँ तो फेमा एक्ट अप्लीकेबल ही नहीं होगा। जब आप इंडिया का कहीं फॉरेन लंदन में करोगे कोई ट्रांजेक्शन तो ये अप्लाई होगा फेमा एक्ट, ठीक है। फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब डेप्रिसिएशन है यानी कि आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान हो रहा है, तो ये भी अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप ऑल्टर कर रहे हैं, या तो एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। लायबिलिटी में भी इंक्लूड होती है कंटीजेंट लायबिलिटी, तो या तो एज पर डेफिनेशन आप देख रहे हो तो ये तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में रहा है, ठीक है। इसलिए इस ट्रांजेक्शन को दे रखा है फ्रीली परमिशिबल ट्रांजेक्शन, तो ये इस कैटेगरी में आएगा, आपको ध्यान रखना है। रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन जो आप परमिशन लेके कर सकते हो। फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ रहा है, उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको भी डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो बता सकते हो। नेक्स्ट अपन ने कैटेगरीज ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। सेम इसमें भी 3 कैटेगरी देखेंगे, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और रेगुलेटेड थोड़ा सा बड़ा रहेगा। उसके बाद अपन देखेंगे फ्रीली परमिशिबल ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा बड़ा रहेगा पर आपके एमसीक्यू पर्पस है तो आपके लिए आसान रहेगा। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। शेड्यूल वन में दे रखे हैं। पहला, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स, आपको लॉटरी के लिए फॉरेन पैसा भेजना अपना, वो आप नहीं भेज सकते। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, फुटबॉल पूल्स, यहाँ क्रिकेट के अंदर इंडिया में पैसा लोग लगाते हैं, फॉरेन के अंदर क्या होता है सट्टा, उसमें फुटबॉल के अंदर लगाते हैं, ठीक है। स्वीप स्टेक्स, बैंड मैगजीन्स, ये सारी एक्टिविटीज़ आप गैमलिंग एक्टिविटीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए पैसा भेजना है फॉरेन, ठीक है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है, ये आप कर नहीं सकते, ठीक है। परमिशन लेके भी आप नहीं कर सकते, टोटल प्रोहिबिटेड है। पेमेंट of commission on exports where revenue from export is not brought to India and used towards equity investment in joint venture wholly owned subsidiaries abroad of Indian company। देखो जनरली क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होता है, वापिस पैसा आप इंडिया में लाओगे, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, आप अपना माल, इंडिया का माल फॉरेन के अंदर बेच रहे हो तो वापिस पैसा लाओगे, पर इसमें क्या दे रखा है, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, यानी कि आप कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स को प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन क्यों दे रखा है? क्योंकि जो आप रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट है उसको आप वापस इंडिया के अंदर नहीं ला रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने एक्सपोर्ट करा, इंडिया का माल फॉरेन में बेच दिया, अब जो वहाँ आपने फॉरेन में माल बेच के पैसा कमाया वहाँ वहीं जमा कर रहे हो, फॉरेन के अंदर ही, वापस इंडिया के अंदर नहीं ला रहे हो। जो पैसा उसको कहाँ करा, इंडियन कंपनी है उसकी कोई सब्सिडरी है फॉरेन के अंदर, वहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया, वापिस पैसा इंडिया नहीं आया, तो इसमें तो सरकार का नुकसान हो गया ना, क्योंकि आमतौर पर पैसा आना चाहिए था एक्सपोर्ट के बाद माल बेच के इंडिया में, पर आ नहीं रहा, तो इसलिए ये प्रोहिबिट ट्रांजेक्शन कर दिया कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए आप कोई भी कमीशन का पेमेंट करते हो वो प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि आप पैसा वापस इंडिया में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स वेयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट ब्रॉट टू इंडिया under rupee state credit note except commission up to 10% of invoice value of export of tea and tobacco। टी एंड तंबाकू के एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। यानी कि टी एंड तंबाकू के लिए आप कोई कमीशन का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है,
आपने एक्सपोर्ट करा, ठीक है, इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करा, टी एंड तंबाकू, तो अब उसके लिए आप कोई कमीशन का पेमेंट करना चाह रहे हो, आपको इंडिया का मतलब आपको इंडिया से फॉरेन पैसे भेजने हैं, ठीक है, एस कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, तो वो आप नहीं भेज सकते, ठीक है, एक्सेप्ट टी एंड तंबाकू के एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि उसके कमीशन के लिए आप भेज सकते हो। कितना कमीशन मानना है, 10% ऑफ इनवाइस वैल्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है, अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट नोट है, तो ठीक है, दो चीज़ों के लिए अलाउ कर रखा है, बाकी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट डिस अलाउ है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग, अगर कोई कंपनी डिविडेंड, अगर किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है डिविडेंड बैलेंसिंग और उसके लिए आप पैसा फॉरेन भेज रहे तो वो भी अलाउ नहीं है। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स, ये जनरली आज की तारीख में इतना नहीं होता, पहले के ज़माने में खूब होता था। कॉल बैक सर्विसेज का क्या मतलब है, यूएस और इंडिया, ठीक है, यूएस से इंडिया आप बात कर रहे हो, 400 रुपये मिनट, इंडिया से यूएस करो चाहे यूएस से इंडिया करो, 400 रुपये मिनट लगते थे। पर वहीं आप यूएस से कोई कंट्री ऐसी है जहाँ 10 रुपये मिनट है, और इंडिया से भी वो सेम कंट्री है, वहाँ भी 10 रुपये मिनट लग रहे हैं, तो वो कंट्री ऐसे सेवा दे रही है। तो अब क्या होगा, आप डायरेक्ट ऐसे बात नहीं करोगे, आप ऐसे घुमा फिरा के बात करोगे, क्योंकि दोनों का फ़ायदा है, 10 रुपये मिनट ही लग रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसको प्रोहिबिट क्यों करा, क्योंकि सरकार का इसमें लॉस हुआ है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का लॉस हुआ है। अगर आप यहाँ से कॉल कर दें इंडिया से यूएस, तो 400 रुपये ये सरकार को मिलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को। ये पैसा इंडिया के अंदर ही रहता, ठीक है, आपने फ़ोन करी, 400 रुपये इंडिया में आते हैं। पर अब क्या हो रहा है, अब आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हो, तो अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, वहाँ थर्ड पार्टी क्या करेगी, अब दोनों को फ़ोन पे मिला देगी, ठीक है। तो इससे सरकार का रेवेन्यू लॉस होता है अल्टीमेटली इस मॉडल से, तो इसलिए कॉल बैक सर्विसेज मॉडल को प्रोहिबिट कर दिया। आजकल तो व्हाट्सएप से हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये पहले के ज़माने में खूब होता था कॉल बैक सर्विसेज, अब ये टोटली आईडी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अब ये सिर्फ आपको एमसीक्यू पर्पज़ के लिए ध्यान में रखना है, और इसका कोई रिलेवेंट नहीं है आगे। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, इस अकाउंट की खास बात ही यही होता है कि आप इसकी इंटरेस्ट इनकम फॉरेन नहीं भेजोगे, ठीक है, इंडिया के अंदर ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेगुलेटेड ट्रांसेक्शन, ऐसे ट्रांसेक्शन जो आप परमिशन लेके कर सकते हो। यहाँ अपन दो कैटेगरी देखेंगे, एक होगी जहाँ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, और एक अपन लिस्ट देखेंगे जहाँ आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए ट्रांसेक्शन करने के लिए। पहला कल्चरल टूर्स, अगर आपको कल्चर टूर्स के लिए पैसा भेजना है फॉरेन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एचआरडी मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। एचआरडी ये सारे मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ प्राइस मनी स्पॉन्सरशिप एक्सीडिंग $1 लाख, ये लिमिट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको प्राइस मनी या स्पॉन्सरशिप के लिए आपको इंडिया का पैसा फॉरेन भेजना है, तो आपको परमिशन लगेगी सीजी की, ठीक है। $1 से ज़्यादा होगा तभी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप फ्रीली कर सकते हो। नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट्स स्पोर्ट बॉडीज़, अगर आपको स्पोर्ट बॉडीज़ को पैसा भेजना है तो आप भेज सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, अगर आपको कोई बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पीएसयू, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू को एडवर्टीजमेंट देना है फॉरेन प्रिंट मीडिया में, और उसका अमाउंट $10,000 से ज़्यादा है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एमओएफ मिनिस्ट्री की। नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिल्डिंग, अगर इन तीन पर्पज़ के लिए आप फॉरेन प्रिंट मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है, फ्रीली कर सकते हो, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पी&आई क्लब। पी&आई क्लब क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्लब। जैसे कि आप इंडिया में रहते हो तो आप
इंडिया की कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसे कोई जन है वो कोई वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो उसके लिए कोई पैसा भेज रहा है इंडिया का व्यक्ति फॉरेन, ठीक है, दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उससे अपना इंश्योरेंस ले रहा है, तो अब इंश्योरेंस ले रहा है तो पैसा तो भेजना पड़ेगा, एज अ मेम्बरशिप उसको पैसा भेजना पड़ेगा। तो पैसे भेजने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ फ्राइट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू। वेसल के फ्राइट के लिए आपको पैसा भेजना है, ठीक है, पीएसयू को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो उसको वेसल के फ्राइट के लिए पैसा भेजना है फॉरेन, तो परमिशन चाहिए। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ओशियन ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्ट के लिए कोई पेमेंट भेजना है, इम्पोर्ट का पेमेंट करना है, ठीक है, थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट हुआ हो तो उसके लिए भी परमिशन लगेगी, ठीक है। ये सारे ट्रांजैक्शन में एक बात आप नोट करोगे कि ये आपने इंडिविजुअल लेवल पर काम के नहीं है, जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए लिखे हुए हैं, जनरली आप देखोगे तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री दे रखी है, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एक बार ये सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस कौन से होते हैं? अगर आपने लंबे समय के बाद वो जो शिपिंग कंटेनर है उसको रिटर्न करा तो ये कंटेनर डिटेंशन चार्जेस लगते हैं। अब आपको कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का रेमिटेंस यानी कि आपको पैसे भेजने हैं कंटेनर डिटेंशन चार्जेस के लिए भेजना है और वो एक्सीड करता है रेट जितना बताया गया है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। ये क्या होता है? मल्टी मॉडल यानी कि आप सी से भी भेजोगे, एयर भी होगा इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, बाइक यानी कि रेलवे, ये एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होगी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। मेकिंग रेमिटेंस टू एजेंट्स अब्रोड, एजेंट्स को पैसा भेजने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के एजेंट्स को पैसा विदेश में भेजना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय टीवी चैनल्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स के जो हायरिंग चार्जेस है उसका पैसा भेजना है फॉरेन तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। एचआरडी होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एमओएफ होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मोस्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट, एमओआईबी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डीजी ऑफ एस ये आपने देखा था डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ऐसे ट्रांजैक्शन देखेंगे रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन में जहाँ आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। शेड्यूल 3 वाले ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है। अभी अपन ने क्या करा, प्रोहिबिटेड पढ़ लिया। एक था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, उसमें अपन ने 3 पढ़ ली। ऐसे ही अपन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें भी 3 चीज़ें, करंट अकाउंट में भी 3 है, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, फ्रीली परमिसेबल। कैपिटल अकाउंट के 3 हो गए। करंट अकाउंट में क्या करा, प्रोहिबिटेड पढ़ लिया। रेगुलेटेड में अपन ने सीजी वाली परमिशन देख लिया। अब आरबीआई अप्रूवल वाले अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। थैंक यू एवरीवन।